नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लगातार क्लासें करते आ रहे हैं, यानी कि हमारी जो क्लासें हैं लगातार चल रही हैं। तो इससे पहले जो हमने क्लास ली थी वो थी हमारी 38 क्लास, और आज जो हमने क्लास उठाई है यानी कि अगली क्लास है हमारी 39वीं क्लास। तो हमने इससे पहले जो कहानी देखी थी वो थी अमृतसर आ गया, और आज की जो कहानी है वो है चीफ की दावत। तो इस चीफ की दावत भी किसने लिखी है? वीस पिसानी ने लिखी है। और इसमें क्या दिखाया है कि किस प्रकार से एक बेटा स्वार्थी होता है और अपनी माँ को किस प्रकार से चीफ के सामने आने देना नहीं चाहता है वो, और इसी में वो क्या करता है, पार्टी रखता है तो माँ जो है चीफ के सामने ना आ सके। इसीलिए वो ये चाहता है कि माँ या तो कमरे में बंद रहे हैं या बाहर चली जाएं। बहुत सारी बातें वो कहता है कि, और साथ ही साथ माँ को कहता है कि आप घर्राटे मत लेना, क्योंकि उसकी माँ जो थी सोते वक्त घर्राटे लेती थी, और क्या आप घर्राटे मत लेना, सोना मत, आप ऐसे कपड़े पहनना, ऐसे कपड़े पहनना। तो ये सारी बातें वो कहता है। तो ये कहानी हमें दिखाती है कि किस प्रकार से जो कुछ शिक्षित, सबकी बात नहीं करूंगी मैं क्योंकि बहुत शिक्षित वर्ग ऐसे भी हैं जो अपने माँ बाप को बहुत मानते हैं, तो हम कुछ ही का यहाँ पे वर्णन करें। कुछ शिक्षित वर्ग है ना, तो अपनी चकाचौंध जिंदगी में बुजुर्ग को कुछ समझते नहीं हैं, उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो आइए देख लेते हैं कि इसका पहला प्रश्न क्या है कि चीफ की दावत कहानी का प्रकाशन वर्ष है। हमने पहले ही बात कर ली है, लिखा किसने है? वीस पिसानी ने। जो अमृतसर आ गया वो भी इन्हीं की है। और ये कहानी कब लिखी गई है उसकी बारे में वर्णन है। तो ये कहानी जो है कितनी सन आई है इसकी? 1956 ईस्वी। क्या आएगी? 1956 ईस्वी। अगला प्रश्न है, यह कहानी क्या व्यक्त करती है? यह जो कहानी है चीफ की दावत, यह क्या व्यक्त करती है? तो यह जो कहानी है वो क्या व्यक्त करती है? बुजुर्गों की पीड़ा को व्यक्त करती है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा देश है वो कैसा है? ग्रामीण ज्यादा है ना, कृषि प्रधान देश है हमारा। तो ऐसे ही कृषि प्रधान से यानी कि ग्रामीण क्षेत्र की थी इनकी माँ, उन्होंने अपने बेटे को इस काबिल बनाया पढ़ा लिखा कर, लेकिन वही बेटा आगे जाकर उनसे क्या कहता है कि आपने मेरे लिए क्या ही किया है ना। अब उस माँ से पूछिए, उस माँ से पूछिए जिसने इस बेटे को, या बेटी भी बहुत सारी होती हैं जो अपनी माँ को नहीं समझती हैं, तो उन माँ से पूछिए कि वो कैसे आपको बड़ा करती हैं, कैसे आपको पढ़ाती हैं लिखाती हैं। माँ बाप हैं वो कैसे पढ़ाते लिखाते हैं और इस काबिल बनाते हैं कि आप कहीं भी जाएं तो आपका जो ओहदा है वो बरकरार रहे। तो वही बेटा या वही बेटी जब माँ से ये कहे कि आपने, या पिता से भी कहे कि आपने मेरे लिए क्या ही किया है, तो ये जो दुख है, ये जो आपके शब्द हैं, वो एक माँ को, एक पिता को किस तरह पीड़ा देते हैं, इसका आप भान नहीं कर सकते, आप अनुभव नहीं कर सकते, है ना। तो अंत में जो श्यामनाथ है वो भी अपनी माँ से यही कहता है कि आपने मेरे लिए क्या ही किया है। आपको इतना बड़ा कि आप एक चीफ को बुला रहे हैं अपने घर पर, तो भाई जब घर पर बुलाया है तो आपका घर भी अच्छा बना होगा ना। तो आपने इतना सारा प्राप्त किया तो किसके कारण? एक माँ के कारण, कि उसने आपको इस काबिल बनाया कि आप एक अच्छे परिवेश में जीवित वो अच्छे से रह सकें, है ना। जीवित के लिए क्षमा करना। तो ये है एक बुजुर्ग माँ की, यानी कि किस प्रकार से जो बुजुर्ग होते हैं वो युवा
युवा के जो भी युवा का जो क्षेत्र है यानी कि परिवेश है, वातावरण है, उसमें अपने आप को अलग सा, है ना, इस परिवेश से या वातावरण से अलग सा मानते हैं। और हम ही युवा वर्ग यानी कि कुछ युवा वर्ग क्या करते हैं, अपने बुजुर्गों को अपने परिवेश यानी कि अपने वातावरण में लाने से हिचकिचाते हैं। क्यों? आपने कभी सोचा है जब आप उनके वातावरण में आए होंगे यानी उनके परिवेश यानी कि उनकी सहछाया में आए होंगे, तो क्या उन्होंने कभी ऐसा सोचा कि अरे ये तो हमारे वर्ग का नहीं है। अब आप जैसे आप जब छोटे होते हैं, आप चलना शुरू करते हैं तो आप हंसना शुरू करते हैं, तो आपने देखा होगा आपके माँ बाप, है ना, आपके साथ चाहे उन्हें कोई मतलब ना हो पर भी आपके साथ हंसते हैं, आपके साथ छोटे छोटे बच्चों का खेल खेलते हैं, तो वो तो कभी नहीं कहते कि भाई आप हमारे परिवेश में नहीं आ सकते, है ना। तो वो अपने 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 आप को ढालते हैं आपके परिवेश में। तो क्या हम बच्चे उनके लिए थोड़ा समय नहीं निकाल सकते या उनको किसी दूसरे के सामने लाने में इतना हिचकिचाते हैं? तो ये क्या है कि बुजुर्गों की पीड़ा को व्यक्त करती है ना। तो ये है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि इस कहानी में किसके स्वार्थ को दिखाया गया है ना, किसके स्वार्थ को दिखाया गया है? तो किसके स्वार्थ को दिखाया गया? एक बेटे के स्वार्थ को दिखाया गया है। उत्तर में क्या आएगा? स्वार्थ को। देखिए यहां तो केवल बेटा है, कई कई बेटियां भी होती हैं जो अपनी मां से भी प्रेम नहीं करती, ना ही पिता को कुछ समझती हैं। और आजकल जो सोशल मीडिया आप देख रहे हैं चल रही है, इसकी वजह से तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को बिल्कुल नहीं समझते और जिद कर जाते हैं कि हमको फोन चाहिए, कि हमको ये चीज चाहिए, है ना। और अपने माँ बहुत सारे ऐसे बच्चे जब ये चीज नहीं दिलाई जाती तो आत्महत्या भी कर लेते हैं, है ना। तो अगला प्रश्न क्या है? यानी स्वार्थ से घिरा आज की ज्यादातर पीढ़ी यानी कि जो 17-18 साल के बच्चे हैं, तो उनका जो प्रवेश है किसमें? सोशल मीडिया, इसमें ये घिरे हुए हैं, है ना। तो स्वार्थ से घिरे हुए हैं आज, तो उनको क्या है, जागृत करने का भी समय है ना। तो भाई बहुत ये कहानी जब आप पढ़ते हैं तो कहीं ना भावुक भी हो जाते हैं और हालांकि जब मैंने ये पहली बार कहानी पढ़ी थी तो जो सामनाथ की माँ है उसके बारे में जिस प्रकार से वो दुखी होती हैं बाद में, तो मेरे भी कहीं ना कहीं आंसू निकल आए थे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि यह कहानी किस यथार्थ को दिखाती है। यानी कि इस कहानी में सच्चाई है, यथार्थ का क्या अर्थ होता है? वास्तविकता को दिखाना। तो ये कहानी क्या दिखाती है? हम सबकी तो बात नहीं करेंगे, क्या करेंगे? कुछ शिक्षित वर्ग की मूल्यहीनता को, किसको? मूल्यहीनता को दिखाती है ना। अगला प्रश्न क्या है? यह कहानी किसका अगला भाग कही जा सकती है? यह जो कहानी है चीफ की दावत, इसमें किसका वर्णन है? ये हमने बता दिया, उत्तर में जान लिया। तो ये कहानी जो है किसका अगला भाग कही जा सकती है? तो ये किसका भाग? उत्तर में आएगा बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी। हालांकि बूढ़ी काकी में जो उसका अंत होता है तो उसके जो बहू बेटे होते हैं उनका हृदय परिवर्तन भी होता है अपनी माँ को देखकर, है ना। तो उसमें क्या है कि एक भूखी माँ है भाई, जो लड़का बहू बेटे होते हैं वो बहुत सारा भंडारा करते हैं, पर अपनी माँ क्या करती है? वो उठा उठा के खाती है। और जब अंत में उसके जो बेटे और बहू है उनका हृदय परिवर्तन होता है ये सारी चीज देखकर, तो एक माँ आप इतना बड़ा भंडारा कर रहे हैं
और अपनी माँ को भूखा रख रहे हैं। ये है मूल्यहीनता। तो अगला देख लें, तो इसीलिए किसकी है ये बूढ़ी काकी? प्रेमचंद की है। तो ये कुछ कुछ मिलती है इससे जीव की दावत से, तो इसीलिए इस कहानी को बूढ़ी काकी का अगला भाग कह सकते हैं, है ना। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हरियाणी माए, ये गीत है। हरियाणी माए हरियाणी बैठो, गीत कौन गाता है? तो ये गीत जो है वो कौन गाता है? सामनाथ की माँ। कब गाती हैं? हालांकि वो नहीं चाहता था कि चीफ के सामने पड़े, पर कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जिसके कारण चीफ को पता चल जाता है ना। तो और बहुत सारी बातें चीफ कहता है, तो कहता है कि कुछ तो ऐसा होगा जो ये जानती होंगी। तो जो सामनाथ है अपनी वाहवाही करने के लिए अपनी माँ से कहता है कि माँ गाना जानती है, तो वो कहती माँ गाना सुनाओ। हालांकि वो हिचकिचाती है गाना सुनाने में, फिर वो सुनाती हैं कि हरियाणी माए हरियाणी बैठो, है ना, ये गाना सुनाती हैं। और ये गाना सुनकर जितने भी पार्टी के लोग होते हैं वो तालियां मार मार कर हंसने लगते हैं। तो माँ लज्जित होकर वो चुप भी हो जाती है। उन्हें लगता है पता नहीं मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया, है ना। अगला प्रश्न है कि इस कहानी में सामनाथ अपनी माँ से क्या बनवाता है? तो ये PYQ आ चुका है कि जो चीफ की दावत है उसमें जो सामनाथ की माँ है क्या बनाती है। तो क्या बनवाता है वो? फुलकारी। किसके लिए? चीफ के लिए। अब देखिए, वो पहले क्या करता है, वो चाहता था कि भाई माँ जो है चीफ के सामने ना पड़े, पर उसे पता है कि भाई उसका स्वार्थ है इसमें। जब पता चल जाता है, जब चीफ जो है कि भाई और क्या बहुत सारी बातें होती हैं कि क्या क्या जानते हैं यहाँ के लोग, क्या क्या बनाना जानते हैं, तो वो कहता है यहाँ पे जो लड़कियां हैं वो गुड़िया से गुड़िया बनाती हैं, खेलती हैं, और जो बुजुर्ग हैं वो क्या बनाती हैं? फुलकारी। तो जो सामनाथ है वो अपनी माँ से कहता है कि भाई माँ आप मेरी फुलकारी बनाइए। हालांकि जो माँ है उसका समय क्या है, वो बूढ़ी हो चुकी है, उन्हें ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता है। तो जो उसकी माँ वो कहती है बेटा अब मैं कहाँ बना सकती हूँ। तो जो सामनाथ है वो पहले तो बहुत खुश होकर गले लगता है माँ से, है ना, फिर बाद में आक्रामक भी हो जाता है कि है नहीं आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती, आपने मेरे लिए क्या किया, मैंने पहले शुरुआत में कहा था तो कि मेरी तरक्की होगी। और जैसे ही ऐसी ये बात सुनती है कि मेरी तरक्की होगी, देखिए एक माँ का हृदय कि मेरी तरक्की, बेटे ने ये कहा मेरी तरक्की होगी, माँ का हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो वो कहती है भाई हाँ मैं बना, जब मेरे फुलकारी बनाने से बेटे की तरक्की होगी तो क्यों मैं जरूर बनाऊंगी। तो ये है स्वार्थ, हमने पहले भी चर्चा की है इसकी। माँ के अब अगला प्रश्न है कि माँ के बारे में सामनाथ किसको बताना नहीं चाहता? क्यों से भाई हमने कहा था कि जो बुजुर्ग हैं उनको किस प्रकार से कुछ लोग सामने नहीं लाते हैं, और देखा होगा पैसे वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ आते हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि माँ के नाम जो होता है अपने नाम कराया और माँ को सड़क पर छोड़ दिया, माँ भटक रही है इधर से उधर। तो इसमें स्वार्थ तो छुपा ही है। तो वो किसको बताना नहीं चाहता था? तो किसको? चीफ को, और साथ ही साथ उस पार्टी में जितने भी लोग जुड़े होते हैं उनके सामने मां ना पड़े। तो ये थी हमारे 8वां प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि किस शहर की औरतें फुलकारी बनाती हैं? क्या है कि किस शहर की औरतें जो हैं वो फुलकारी बनाती हैं? किस शहर की बनाती हैं? पंजाब की। पंजाब की। तो इस कहानी में
और भी प्रश्न है। आप इतना समझ गए होंगे कि ये कहानी किस चीज को दिखाती है। स्वार्थ से घिरे हुए एक बेटे की और माँ की कहानी है। देखिए इसी संबंध में भाई मैं तो अपनी माँ से बहुत ही प्यार करती हूँ। हालांकि मैं ये जब कहानी पढ़ती हूँ एक बार नहीं, फिर मैंने इसे 2 बार पढ़ा। 2 बार में ही तब भी मेरे आंसू निकले थे। तो इसी से भावुक होकर, यानी कि जब मैं कहानी पढ़ी है तो उससे भावुक होकर मैंने कुछ पंक्तियाँ भी लिखी हैं, वो आपके सामने मैं सुनाना भी चाहती हूँ। और ये जब वीडियो अपलोड होगी तो देखूंगी ये जो मैंने पंक्तियाँ लिखी हैं वो खासकर आपके लिए हैं। तो आप भी इन पंक्तियों को सुनना, और हर एक, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, ये अपनी तरफ से देख लेना, क्योंकि मैंने तो एक बेटी के अनुसार ये कहानियाँ लिखी हैं। तो ये कहानियाँ, ये जो कविताएं हैं, लाइनें हैं, 2-4 हैं। हो सकता है मैं भावुक भी हो जाऊँ इन लाइनों को पढ़ते हुए, तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। और देख लेते हैं ये क्या है कि तेरे आंचल की छाया में रहूं माँ। एक बेटी कह रही है अपनी माँ से कि तेरे आंचल की छाया में रहूं माँ, ताकि धूप मुझे ना लग जाए। हे माँ, मैं आपके लिए पंक्तियां लिखी हैं मैंने ये। और अगली क्या है, तेरी पलकों पर रहूं माँ, ताकि मुझे कोई गिरा ना पाए। अगली लाइन है, तेरे कदमों की लकीर पर चलूं माँ, ताकि मुझे संभलना आ जाए। क्योंकि आपने देखा होगा जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ की जो औरतें हैं, अपने जो भी उनकी आशाएं हैं वो सारी भूल जाती हैं और अपने परिवार को संभालती हैं, है ना। तो जो उनमें धैर्य है, जो उनमें ये सारी चीजें करने का धैर्य है, जो साहस है, उस साहस को लेकर एक बेटी कह रही है माँ, जब ऐसे नक्शे कदम पर चलती है तो बेटी भी इतना साहस लेना चाहती है। कहती है कि तेरी कदमों की लकीरों पर चलूं माँ, ताकि मुझे संभलना आ जाए। जब भी मैं घबराऊं किसी भी परिस्थिति को लेकर, तो मैं उस परिस्थिति को कैसे उस समस्या का कैसे समाधान कर सकूं, ये मैं आपसे सीखा है माँ। और ये मैंने पहले कहा कि मैं अपनी मम्मी से प्रेरित होकर ये पंक्तियाँ लिखी। और कहानी कौन सी पढ़ी थी, चीफ की दावत। तो ये जो पंक्तियाँ थी माँ आपके लिए थी। तो अगली जो 2-4 प्रश्न रह गए हैं या 2, तो देख लेते हैं क्या है ये प्रश्न कि पार्टी कितने बजे खत्म हुई। जो पार्टी सामनाथ ने रखी थी वो कितने बजे खत्म हुई। तो कितने बजे, लगभग 10:30 बजे। अगला प्रश्न है, कहानी के प्रारंभ में किस समय का वर्णन है। देखिए कहानी का जो प्रारंभ है उसमें जो समय है, चाहे आप नाटक को लें, है ना, चाहे आप कहानी को लें, तो ये किस समय का वर्णन है, किस शहर का वर्णन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 2 समय है, एक तो है 5 यानी 5 बजे का, और दूसरा है 8 बजे का। तो ये क्लास थी हमारी कौन सी कहानी को लेकर, चीफ की दावत। तो इस कहानी में जो त्रुटि हुई हो, क्योंकि इस कहानी के जो प्रश्न भी जब मैंने किए थे तो भी भावुक हुई थी, और क्लास बनाते हुए आपने देखा होगा कि मैं भावुक हूँ। तो इसमें जो त्रुटियां हुई हैं भावुकता के कारण, उसके लिए मुझे क्षमा करना। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।